मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब इब्राहिम साहब उन्होंने बोला कि हम ये जानना है कि एसडीपीआई क्यों जरूरी है और एसडीपीआई है क्या चीज। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एसडीपीआई क्यों जरूरी है, उससे पहले सियासत क्यों जरूरी है वो जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो अपने आप को ये कहते हैं कि हम बहुत दीनदार हैं, हम बहुत अच्छे हैं। सियासत जो है गंदगी है, इससे दूर रहना है, हमें इसमें शामिल नहीं होना है। तो यही सोच अक्सरियत में लोगों की रह चुकी है अब तक। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आज यही सियासत जो है ये तय कर रही है कि आप क्या खाएंगे। यही सियासत तय कर रही है कि आप अजान देंगे नहीं देंगे। यही सियासत तय कर रही है कि आपके बच्चियां हिजाब पहन के कॉलेज जाएगी नहीं। यही सियासत तय कर रही है कि आप जो है गैरों के बीच में बिजनेस करेंगे नहीं करेंगे। और यही सियासत की जरूरत कर रही है कि अगर आपको कुरान पढ़ना है तो हिंदुस्तान में नहीं रहना। अभी चंद दिन पहले एक आमदार ने बोला, थोड़ा नाम है उनका, अगर हिंदुस्तान में कुरान अगर पढ़ना है तो पाकिस्तान जाना है। कहने का मकसद ये है कि सियासत आपके घर में दाखिल हो चुकी है। ना सिर्फ घर में, यहाँ तक कि आपका निकाह कैसे होगा ये सियासत तय करना चाहती है। आप किस तरीके से अपने वारिसीन को बंटवारा करना चाहती है, सियासत तय करना चाहती है। ये सियासत तय करना चाहती है कि आप आपके बीवी को तलाक कैसे दें। ये और कर रही है। मसला ये है कि जब इतने मसले चल रहे हैं, इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं, आज महाराष्ट्र की बात करता हूं मैं हिंदुस्तान की सियासत की बात नहीं करूंगा। पिछले हफ्ते लोग बोलते हैं बिजनेस के ताल्लुक से, अभी सुना होगा मराठी में बोला जाता है आर्थिक बहिष्कार। आर्थिक बहिष्कार मतलब इकोनॉमिक बाइकॉट। देश लाने वो भी बोलता है और भी दीगर बोलते हैं। पता है आपको उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, उसके असरात क्या हुए पता है आप लोगों को? आपने शायद खबर नहीं सुनी। मैं आप लोगों को कोंकण के अंदर 15 दिन पहले एक आफ्ताब नाम का मुस्लिम व्यापारी था। वो बेचारा फूल बेचता था, अपना जो भी है घर का 2 बच्चे और बीवी से माँ बाप को संभालता था। लेकिन चंद हिंदुत्ववादियों ने, वो है रत्ना की सिंधुदुर्ग का, यही नीतीश राणे की कॉन्स्टिट्यूशन मतदार संघ। वो चंद दिन पहले हिंदुत्ववादियों ने उन्हें बोला 1 महीने से मुसलमान है, हम इसको व्यापार करने नहीं देंगे। वो बार बार पुलिस के पास जाता रहा, ग्राम पंचायत के पास गया, वो लेटर लिखे, दरख्वास्त की। पिछले 10 दिन पहले एक खिलौने की दुकान उसको लगाना था, जो मेला होता है उसके अंदर, वो गिड़गिड़ाता रहा, नहीं दिया गया। पैसे से पूरे पैसे देके खिलौने लेके आया था। आप यकीन मानिए तहज्जुद के वक्त में उठ के वीडियो बनाया। वीडियो में बोलता है आंख में आंसू ला के बुलाओ, मैं बहुत मजबूर हूँ। इन हिंदुत्ववादियों ने हमारा बहिष्कार किया है कि हमारे को खरीद करना है, हमसे कोई माल नहीं खरीदना है। मैं मजबूर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मैं जान देने के लिए मजबूर हूँ क्योंकि मेरा गुनाह ये है। ये हालात सिर्फ वहां नहीं है मेरे भाई, यहाँ से चंद किलोमीटर दूरी के ऊपर जलगांव है। 1 महीने के अंदर वहां पे 1 महीने के अंदर 3 नौजवानों का लिंचिंग हुआ, मामले 3 नौजवानों का। करने वाला कौन? यही शिव प्रतिष्ठान, जिन्होंने विशालगढ़ के अंदर मस्जिदों की उतना ढाने का काम किया था। वो 3 मॉब लिंचिंग होने के बाद
जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो ऑफिसर 1 महीने के बाद में वही लोगों की जो संस्था है उसके रैली में शुमार होता है और कई सौ लोग जो है तलवारों के साथ मैसेज देना चाहते हैं। ये हालात मुल्क के जो चल रहे हैं इसमें आपकी हर चीज तय कर रही है। अब सवाल ये है कि हमारे लिए कौन बात करता है, हमारे लिए कौन बात करता है। बहुत सारे लोग आएंगे मोहब्बत की दुकान चलाए, लेकिन क्या आपने देखा है मोहब्बत की दुकान में मुसलमान अलाउड नहीं है? मोहब्बत की दुकान चली लेकिन जहाँ फसाद होता है, जहाँ मॉब लिंचिंग होता है, कोई नहीं आता आपके लिए। कौन आता है आपके लिए? इतना तो छोड़िए, हमने रोड रास्ता पानी इसकी तो मुसलमान उम्मीद भी नहीं रखता है, लेकिन कम से कम हमारी जान, हमारी माल, हमारी अहलो अयाल से बढ़ के नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। जब नामों से रिसालत के ऊपर नबी के शान में गुस्ताखी होती है, एक माइक का लाल बता दो आप लोग जो उस बुनियाद पे जिसका दिल दहला हो और उसने सियासी तौर पर मजबूत आवाज उठाई हो। अफसोस की बात बोलना पड़ता है कि वो रामगिरी महाराज का जब मसला हुआ, शिंदे तो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, आकर बोले इनके बाल को भी धक्का नहीं लगेगा। अफसोस, बड़ा अफसोस, हमारे मसलों को दबाने नहीं खुली। जाकर साहब जब नया बंगला बनता है तो वहां जाके अप्रवेश की वहां पे हमारे एमएलए साहब, आपको तकलीफ नहीं हुई? अभी कोई ध्यान नहीं। मसला ये है यहाँ पे सियासत उनके लिए इम्पोर्टेंट है, नबी की शान, हमारी हुर्मत और हमारी इज्जत जारी नहीं। ये सियासत हमारे जूते के लोग पे सामने गुस्ताखी करने वालों के साथ वो वहां तक नहीं रुकी गाड़ी। उसके बाद आप देखिए यही सियासत के अंदर आज आमदार के इलेक्शन के पहले, एमएलए इलेक्शन के पहले आपके अभी जो आसिफ साहब है वो बहुत कश्मकश में थे, कहीं मुझे सहारा मिल जाए अजीत पवार साहब का। वो गुलाबी ख्वाब देख रहे थे। आजकल उन्होंने अपने पार्टी का रंग गुलाबी किया हुआ है ना, वो गुलाबी सपने देख रहे थे, लेकिन उनको अंदाज आ गया मुसलमान इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। यही गुलाबी पार्टी है, यही गुलाबी पार्टी है अजीत पवार की, जिन्होंने वक्त अमेंडमेंट बिल को जो है सपोर्ट किया। यही गुलाबी पार्टी है जिसके संग्राम जगताप बोलता है कि उठाओ डांडे भगाओ लांडे। कौन सा माइक का लाल यहाँ पे मुसलमान एमएलए नहीं है, सिर्फ आकर अपने दायरे के अंदर बैठ के चुपके से यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना के बाइट देने से तसल्ली नहीं है। आपको यहाँ के आवाम ने एमएलए बना के भेजा था, आप बड़े बड़े पार्टियों की नुमाइंदगी करते, क्यों बाहर आपका मुंह नहीं खुलता है? कौन सा डर है आपको? अल्लाह से बढ़कर कोई डर आपके दिल में घर करके बैठा हुआ है? इतना ही नहीं है, आज जो लोग अपनी गंदी सियासत के लिए, गंदी राजनीति के लिए ये लोगों ने चोले ओढ़ रखे हुए। तो लोग आते हैं कि ब्रांड अलग होता है, लेकिन नकली ब्रांड होते हैं, जैसे पेप्सी का बनता है, आदिदास के शूज आते हैं, जैसे नकली ब्रांड आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके अंदर वो काबिलियत नहीं है, उनके अंदर वो हुनर नहीं है, उनके अंदर वो दम नहीं है, उनके अंदर वो सलाहियत नहीं है। इसीलिए कुछ लोग जो है ना गलत पैकिंग में आते हैं। वैसे ही जो है इस मालेगांव के अंदर एक गलत पैकिंग वाली पार्टी आ चुकी है जो अपने आप को इस्लाम पार्टी कहती है। कुछ शर्म है तुम में? जब कल को भाजपा वाला ये बोलेगा कि ये इस्लाम पार्टी जो है इसने जो है रिश्वत खाई, यही भाजपा वाला अगर कल को बोलेगा इसे इस्लाम पार्टी जो है ना बकवास है, नौजुबिल्ला, आप आपके गंदी सियासत के लिए हमारे इस्लाम को घसीट रहे। आप बनाइए जो करना है कीजिए, लेकिन इस्लाम को बदनाम नहीं करना है। तो ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है कि क्या आ रहा है, गलत पैकिंग में गलत मटेरियल आ रहा है। सिर्फ उतना ही नहीं है, आप लोग भोले भाले हैं, किसी का नाम शरीफ होने से वो शरीफ नहीं बनता है, किसी का नाम मुस्तकीम होने से वो सिरातुल मुस्तकीम पे नहीं होता है। अपनी इज्जत की बात है, अपनी डिग्निटी की बात है।
डिग्निटी मतलब क्या? नाम डिग्निटी होने से डिग्निटी आती है। डिग्निटी वो होती है जहां पे एक मुसलमान रहते हुए एक शहरी होते हुए इज्जत जिंदगी हो। आज मुझे बताइए, मालेगांव के अंदर मैं आपको कहना चाहता हूं, इस मालेगांव शहर को पूरी तरीके से सियासी तौर पे, सहनी तौर पे गुलाम बनाया गया है। और गुलाम बनाने वाले 5 फैमिलीज है। इन 4 से 3 फैमिलीज ने गुलाम बनाया। सत्ता पलट पलट के आती है, अलग अलग पार्टियों के रूप में लोग आगे आते हैं, लेकिन ये खानदानी सियासत खत्म नहीं होती है। ये 3-4 खानदानों ने इस मालेगांव के लोगों को सहनी गुलाम और सियासी गुलाम बना के रखा हुआ है। इस सहनी गुलामगिरी और सियासी गुलामगिरी से आजादी दिलाने के लिए सीपीआई आ चुकी है। सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए हम लोग नहीं आए। हम आपको, आपके हुकूकों को और इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग यहाँ आ चुके हैं। तो इलेक्शन आते हैं, चले जाते हैं। ये जो सहनी गुलामगिरी यहाँ पे थोपी गई है, लड़ने के लिए आए। कुछ लोग फिक्र करते हैं कि एसडीपीआई वाले कितने लोग हैं, क्या लोग हैं, इतने हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मर्द लोग और लड़ने की हिम्मत रखते हैं। कुछ लोग बोले आपने क्या काम किया? हमारे पास एक भी एमएलए नहीं है महाराष्ट्र में, एक भी कॉर्पोरेटर नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ हमने क्या काम किया। लोगों ने गिना है काम, बहुत सारे निचले लेवल पे, शहर लेवल पे बहुत सारे काम किए, लेकिन वो काम किया जो एमएलए रहते हुए और बाकी लोग रहते हुए नहीं कर पाए। क्या आप लोगों ने विशालगढ़ के मस्जिद को डिमोलिश होते हुए नहीं देखा? गिराते हुए वीडियो देखा था कि नहीं देखा था? पता है ना, जाने वाला जो था ना रवि पड़वल, तलाशों के पीछे जाने वाली सीपीआई। के पहले बॉब लिंचिंग, जो इसके पहले जो लड़ते थे, मोहसिन मर्डर केस, इंडिया की पहली मॉब लिंचिंग केस, उस मॉब लिंचिंग के अंदर जो आरोपी था धनंजय देसाई, जो हिंदू राष्ट्र का ये था, उसको 5.5 साल जेल में सड़ाने वाली सीपीआई। हमारे नबी के शान में कुरान के तौहीन करते हुए एक मूवी आई थी, हम दो हमारे 12। मूवी के डायरेक्टर्स, उसके टीम और मूवी को पूरा बर्बाद करने वाले, अगर केसेस डाल के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने वाले, वो सीपीआई। वसीम रिजवी, और तो जानते हैं ना आप लोग, उसने भी एक फिल्म बनाई थी राम जन्मभूमि के नाम से। वो फिल्म पे बैन लेके आने वाले, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने वाले एसडीपीआई। भोंगा 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 करते जो भाजपा का अनाधिकृत अश्लील भोंगा, आपको कौन जानते होंगे, किरीट सोमैया। वो किरीट सोमैया पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा था भोंगे के ताल्लुक से, भोंगा निकालो भोंगा निकालो। वो तकरीबन महाराष्ट्र में सबसे पहले उस किरीट सोमैया डर के भगाने वाले अगर कोई थे मुंबई के अंदर, वो एसडीपीआई। जाके चेक कर लो। वो मालेगांव में आया, लफड़े कर रहा था, उसको फेस टू फेस करने की हिम्मत दिखाने वाले एसडीपीआई। के बाद में वक्फ की जमीन का घोटाला आप लोगों को मालूम होगा, 1200 करोड़, आप आंकड़ा गुमान कीजिए, 1200 करोड़ की जमीन 9 करोड़ में बेची गई। उस वक्फ के घोटाले के अंदर वक्फ के सीईओ लेको चेयरमैन या उनके वक्फ बोर्ड के कच्चा चिट्टा बाहर निकालने वाली एसडीपीआई। और उसके चलते वक्फ के चेयरमैन साहब ने हमारे पे केस की, बोले हमारा नुकसान हुआ, एसडीपीआई ने हमारा वक्फ का घपला बाहर निकाली, सब चीजें की, हमारी बदनामी हो रही, बोल के 10 करोड़ 55 लाख की केस मुझ पे की गई। किस वजह से की गई? वक्फ का घपला बाहर निकाला। गरीब मुसलमानों को 3 से 4 लाख का लोन मिलता था बगैर ब्याज का। वो पूरा पैसा खाने वाले राष्ट्रवादी लोगों का पूरा डॉक्यूमेंट पुरावे के साथ में, यहाँ तक कि वो महामंडल ने महाराष्ट्र के जो गरीबों को लोन मिलना चाहिए था, गरीब बच्चों को जो रोजगार करना चाहते हैं, सरकार की तरफ से लोन मिलता था, ये लोगों ने क्या किए, मटका चलाने वाले को इन्होंने लोन दिए और गिरवी बोल के इन्होंने मस्जिद की वक्फ की जमीन गिरवी रखी। उनको सजा दिलाने के लिए कोशिश करने वाले
उसको पूरा एक्सपोज करने वाले अगर महाराष्ट्र में कोई है जिसके तहत में यहाँ का माइनॉरिटी मिनिस्टर चेंज हुआ, वो मिनिस्टर चेंज करने की ताकत रखने वाली सीपीआई। क्या गिनाऊं आप, हम बहुत कुछ है। आज हमारे पास एक कॉर्पोरेट नहीं रहते हुए कौम मिल्लत के लिए करने वाले हम जो लोग वक्फ के बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस लिए गए, अलग अलग जगह वक्फ के कॉन्फ्रेंस लिए गए। क्या आप लोगों को मालूम है, मुझे वो पार्टी का नाम बताओ जो अल्लाह के घर के हिफाजत के लिए रास्ते पे आके लड़ी हो। वो वाहिद पार्टी है। यहाँ एसडीपीआई ने महाराष्ट्र के अंदर 7 से 8 जगह केसेस हो गए उनके लोगों के ऊपर, लेकिन प्रोटेस्ट करने वाली वक्फ अमेंडमेंट को बिल को रास्ते पे लड़के अपोज करने वाली सिर्फ एसडीपीआई थी। और ये बोलना चाहता हूँ, वक्फ का प्रोटेस्ट किया के लिए हमारे पदाधिकारियों के ऊपर 30 पार की नोटिस निकाले गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये नोटिस, ये केसेस मेडल है हमारे लिए कि हमने चोरी चकारी नहीं की, हमने किसी का पैसा नहीं खाया। अफसोस की बात है, मालेगांव के अंदर खाए ना बहुत कुछ खाए, कम से कम जो ड्रेनेज में से जो नापा की जाती है ना, वो ड्रेनेज का पैसा तो छोड़ते, ये सबने खाया हुआ है पैसा। वो कई 100 करोड़ का घपला है। एसडीपीआई इंशाल्लाह उसको एक्सपोज करेगी और हम लोग आगे भी इंशाल्लाह उनको सामने लेके आएंगे। ना सिर्फ उसका, मैं आपको बोलते चलूं, आने वाले चंद दिनों के अंदर जैसे आप लोगों ने सुना होगा, अजीत पवार के लड़के पार्थ पवार ने एक बहुत बड़ा जमीन का घोटाला किया पुणे के अंदर, सुना है आप लोगों ने? कई 100 करोड़ की जमीन लिए, उसका टैक्स ही नहीं भरे। मैं आपको बोलते चलूं, जो आपने इसके पहले वक्फ के ताल्लुक से जो सुना है ना, 1200 करोड़ की जमीन 9 करोड़ में बेची गई। उस मसले के अंदर का क्या रोल है, इंशाल्लाह 2 या 3 पेपर के साथ में आएंगे और उनके पूरे कपड़े फाड़ के बताएंगे किस तरीके से वक्फ की जमीनें लूट रही है। सबूत पूरे है, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, लड़ेंगे। कहने का मकसद ये भाइयों, यहाँ पे कब तक आप लोग खानदानी सियासी लोगों के हम लोग गुलाम बनते रहेंगे? क्यों हमें वो लोग नहीं चाहिए जो हमारी बात करे, जो हमारे मसलों पे बात करे? यहाँ मजदूर लोग हैं, वो बेचारे रोज जाते हैं, कमा के खा के आते हैं, उनके भी तो मसले हैं। अरे हमको कम से कम स्कूल अच्छे से दे दो, पढ़ने के लिए स्कूल दे दो। जो वाहिद और माशाअल्लाह कॉर्पोरेशन है यहाँ पे, जो मुसलमान बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल खोलने के बजाय स्कूल बंद कर देती है। हमसे डूब मरो। क्यों? चंद लोग है ना, 3-4 खानदान है जो घूम घूम के अलग अलग पार्टी से आते हैं और आपसे राज करते हैं। भाइयों, एक शख्स के खानदान की सियासत को मजबूत नहीं किया जा सकता। जब तक आप ये करते रहेंगे ना, ये चाहेंगे कि आप जो है ना प्रॉब्लम में रहो, वो चाहते हैं कि आपके मोहल्ले के सामने गटर बहे, वो चाहते हैं कि आप उनके पास हमेशा जाते रहो। अगर मालेगांव को अगर आजादी चाहिए, मालेगांव को अगर तरक्की चाहिए, भाई और बहनों याद रखना, आपको इस सियासी गुलामी से बाहर आना पड़ेगा। और ये जो बैठे हुए ना ठेकेदार बन के, उनको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। हमें, जैसे हमारे जनरल साहब ने बताया, जो सोच रखता है ना, हमको सोच रखने वाले, जहनियत सियासी जहन रखने वाले और लड़ने की बात रखने वाले लोगों को देने की जरूरत है। क्योंकि आज की जो सियासत हुई है ना, पूरा हिंदुस्तान का पार्लियामेंट का अगर चुनाव रहेगा तो भी मोदी जी क्या बोलते हैं, मंगलसूत्र, मोगल, ये सब बातें करते हैं। ये आज की सियासत के ऊपर आरएसएस का पूरा इस पे लोड है और कोई चार्ज नहीं है मुझे। आरएसएस जैसी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन आज हिंदुस्तान के सियासत में दखल दे रही है। आप एक बात हमेशा याद रखिए, 7 अजूबे है दुनिया में। कितने? 7 अजूबे है। अगर आपको कोई आरएसएस का बंदा अगर देशभक्त नजर आए ना, याद रखना दुनिया का 8वां अजूबा होगा। क्योंकि ये नस्ल ऐसी है इसके अंदर देशभक्त हो ही नहीं सकता है। देशभक्ति कि हमने हमारे
हमारे उलमाओं ने जो है ना तकरीबन 40,000 उलमाओं ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते लड़ते फांसी के सूली पे चढ़े हुए। और इनकी तारीख क्या है? 60 रुपए अंग्रेजों की भीख लेके जिंदगी गुजारने वाले ये लोग आज आके हमें पूछते हैं कि ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, सर्टिफिकेट। ये तोतला ना सिर्फ इनके कैरेक्टर खराब है, जाके देख लीजिए नंगे वीडियो बनाने वाला ये किरीट सुमिया, ये आके हमको पूछेगा हम शहरी है कि नहीं। क्या औकात हमने दिखा दी थी उसको अपोज करके, और आगे भी ना सिर्फ दिखाएंगे, इंशाल्लाह कोर्ट में लड़ेंगे। कहने का मकसद ये भाइयों, सिर्फ एक आग के नाम दिखा के, इस्लाम के नाम पे या फिर मुसलमानियत दिखा के, दीनदारी दिखा के वो आप वोट में मत बदलो भाई। ये मालेगांव को तय करना है, क्या उनके हालात बदलना है या नहीं बदलना है। क्या ये लोग 5 साल इसके पहले एमएलए नहीं थे ना? क्यों नहीं करते? अभी बोलते हैं कि हम लोग जब विधानसभा में जाएंगे तो मैं नीतीश राणा को समाज मार दूंगा। ये क्यों भाई? इतने दिन क्या हुआ था जब आप थे, तब उस टाइम पे क्या किए? हम पूरे महाराष्ट्र में, चाहे वो परभनी में जुल्म हो, नांदेड़ में जुल्म हो, जलगांव में जुल्म हो, या फिर कोल्हापुर में जुल्म हो, या फिर कोंकण में जुल्म हो, जुल्म के लिए रुकने वाली वाहिद लीडर, ईमानदार अगर मुजाहिदों की कोई जमात और एसडीपीआई है, वो सियासी जमात तो एसडीपीआई। वरना हम लोग जो आए हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं हमको, कुछ हमारे मेंबर्स को डराने की कोशिश करते हैं। ये जो अभी आपके एक्स एमएलए है आसिफ शेख और बाकी, बोले एसडीपीआई से दूर रहना, आने वाले 2-4 महीने में एजेंसी उनके पीछे पड़ेगी। किसको डरा रहे थे? किसको डरा रहे थे? अरे जो लोग मरने की अरमान लेके, तड़प लेके एसडीपीआई में काम कर रहे हैं, उनको तुम एजेंसी का डर दिखा रहे हो? हाँ? और ये बोलना चाहता हूं, हमको ये एसडीपीआई वाहिद है जो सबसे ज्यादा यहाँ के कानून का पालन करते हुए चलते। सबसे ज्यादा अगर कोई जमात सियासी तौर पे कानून का इस्तेमाल करना जानती है ना, तो एसडीपीआई है। और हम बोलते हैं कि हमारे लोगों को बोलते हैं कि हमारे लिए संविधान और इस देश का कानून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखिए बहुत सारे मर्तबा, चाहे वो रिलीफ हो, बारिश हो, या फिर आफत हो या फसाद हो, सबसे ज्यादा पुलिस से जहां मदद करती है हम सबसे ज्यादा उनको हेल्प करते हैं। लेकिन हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने गुलामगिरी दे दी। तो ये डराना छोड़ दो। जब मौलाना आजाद का हमने घपला, मौलाना आजाद जो महामंडल है उसका जब लोन का घपला हम लोगों ने बाहर लेके आए, उस वक्त में जो है एक 18 डिस्ट्रिक्ट में, तकरीबन महाराष्ट्र के 18 डिस्ट्रिक्ट में पहली बार ऐसा हुआ कि 18 डिस्ट्रिक्ट में मौलाना आजाद के ऑफिस से हमने इंस्पेक्शन किए। बाकायदा हम लोग फाइल खोल खोल के चेक किए। एक दिन में, वाहिद एक दिन में पूरे ऑफिस में रेड के जैसा हमने रेड मारने वाले एसडीपीआई। तो ये कानून और ये सारी चीजें जो है ना दिखाते। अच्छा, ये एसडीपीआई है किसकी पार्टी? आपको अगर बोला जाए मनसे किसकी पार्टी है? राज ठाकरे की। शिवसेना किसकी है? अब वो भी 2 हो गए। तो दूसरों को तोड़ने की बात करते, खुद टूट गए। तो उद्धव ठाकरे की बोलेंगे मैं तो सेना को दूसरा। और समाजवादी किसकी पार्टी है? किसके किसकी है? मालेगांव वालों को मालूम है ना की है। आरजेडी लालू यादव की है। राष्ट्रवादी किसकी है? वो भी 2 हो गए वर्जन, एक अजित पवार, एक शरद पवार। एसडीपीआई है किसकी पार्टी? भाई और बहनों, हम आपको किसी खानदान के सियासी गुलाम बनाने के लिए नहीं आए। हम किसी नेता का गुलाम बनाने के लिए आपको नहीं आए। ये एसडीपीआई अगर किसी की पार्टी है तो वो आम आवाम की पार्टी है। यहाँ पे आपको किसी का खानदान नजर नहीं आएगा। वो सलाहियत वाले, वो लड़ने वाले मुजाहिद नजर आएंगे जो सियासी इक़्तिदार हासिल करके जो है ना लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। तो एसडीपीआई किसी की पार्टी अगर है, वो आवाम की पार्टी है। ना मेरी पार्टी है, ना मजहर की पार्टी है, ना कलीम साहब की पार्टी है, ना अब्दुल्ला भाई की पार्टी है। यहाँ पे रिश्तेदारी घर देख के
पोस्ट नहीं दिए जाते। अब इलेक्शन आने वाला है ना, अगर कौम और मिल्लत का आप पे सच में दर्द है, मैं ये आसिफ शेख उनसे भी कहता हूँ और हमारे एमएलए साहब को भी कहता हूँ, अगर आपके अंदर सच में कौम की ईमानदारी है, आप पे अगर जज्बा है, तो इन आवाम के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, आम आवाम को इक्तिदार में लाके बिठाओ। लेकिन नहीं करेंगे। ये बिठाएंगे अपने चाचा को, ये बिठाएंगे अपने चाची को, ये बिठाएंगे अपने माँ को, ये बिठाएंगे अपने भाई को। हम क्यों उनको चुन के दे, क्यों चुन कर दे, बताइए मुझे। क्या सियासी उन्होंने हमारे लिए काम किया हुआ है? क्योंकि वो शेख खानदान में पैदा हो गए, इसके लिए हमने ठेका लेके रखा है कि हम चुन के देंगे। क्यों चुन के दे? कब तक हम लोग जो बर्दाश्त करें? क्यों हमारी आवाज ना बने? हम लोग जो हमारी बात करे, जो अपनी बात करे, कब तक इनके सियासी गुलाम बन के बैठेंगे? याद रखना, ये लोग अपने खानदान को बचाना चाहते हैं या अपने खानदान की जो है ना गुलामी कराना चाहते हैं। ये आवाम के मसले लेके आएंगे, इस्लाम का नाम लेके आएंगे। पहले चीज तो ये मैं आवाम को गुजारिश करता हूँ, मैं रहने पुणे से आया हूँ, मैं मालेगांव के आवाम से गुजारिश करता हूँ, इस्लाम हमारा बुलंद है, इस्लाम पाक नाम है, ये अल्लाह से और दीन से जुड़ा हुआ नाम है। इसके ऊपर गंदी सियासत करने मत दो आप लोग। जब भी कोई सियासत के लिए इस्लाम बोले, उसको रोको, कि कल जाके भाजपा वाले जो है ना, यही इस्लाम को लेके नौजुबिल्ला गाली देंगे और बाद में जब हम केस करने जाएंगे तो पलट जाएंगे, बोलेंगे कि हमने तो ये इस्लाम पार्टी के बारे में बोला है। ये बचने का जो कवच बना के है ना, ये देने वाले इस्लाम पार्टी वाले। मेरे भाइयों बहनों, वक्त आ चुका है। एसडीपीआई जो है ना, आम आदमी को इख्तियार में लाना चाहता है। हमारे बैठे हुए देश में जो मंच में बैठे हुए लोग हैं, कोई बता दे कि एक खानदान के दो लोग हैं। मेरा चैलेंज है, कोई बता दे कि दोस्त मिलके कुछ ग्रुप करके बना हुए हैं। यहाँ पे हर कोई जो जुड़ा हुआ है अलग अलग है, लेकिन उसके अंदर सलाहियत है, उसके अंदर जो है ना जरूरत है सवाल पूछने की, उसके अंदर कमिटमेंट है, उसके अंदर इखलास है, नियत पे जुड़ा हुआ है, ना कि दलाली करने के लिए। क्योंकि आज आगे कारपोरेशन इलेक्शन में आएंगे, ये लोग आपको 500 में गरीबों में जाके खरीदेंगे। यहाँ के माजी आमदार या ये लोग अपने एरिया से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? तो मालूम है वहां पढ़े लिखे लोग हैं, हारने का डर सताता है, इसीलिए दूसरे जगह जाएंगे जहां पे 500,000 रुपए देके खरीद सकते। 500,000 में अगर आपने वोटिंग किया तो 500,000 में आपने 5 साल का मुस्तकबिल बेच दिया, और 500 आने वाले मुसीबतों के लड़ने के लिए जो है ना आप लोगों ने खुला दरवाजा कर दिया। आप उनके पास मसले लेके जाएंगे, यहाँ के कॉर्पोरेटर्स, जाके पूछो, जब मसले लेके जाते क्या बोलते हैं? हमने पैसे दिए थे, काम के लिए नहीं दिए। आपको नजदीक भी नहीं लेते जल्दी, वो बाहर रुको, आप सो के उठ के आ रहे 12 बजे, है ना, जिनकी फजर 12 बजे 1 बजे होती है, ये तुम्हारे सियासी नुमाइंदे। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आके यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ने वाला हूँ। हम एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी अमानत है, आप लोग हाथ में लेना है और इसको मजबूत करना है। और मैं बोलते चलूं कि ये लोग इलेक्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, 5 करोड़ 10 करोड़ खर्चा करेंगे। आपको क्या लगता है 5-10 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद में 5 साल वसूल नहीं करेंगे? करेंगे। अपने बच्चों का अपना मुस्तकबिल आप ना बेचें। और एक बात तो आप लोग मालेगांव के लोगों ने एक जहन में रखना चाहिए, मालेगांव वो शहर है, मालेगांव वो शहर है जहां से वो अगर लीडरशिप अगर खड़ा कर देना, वो पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सकता है। ये उतनी उसके अंदर कैपेसिटी है और उस लायक ये शहर है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों की दुनिया में एक मशहूर बंदा है, उसका नाम है सुपरमैन, जो लोगों के मसले सॉल्व करते फिरता था। मालेगांव वालों ने अपना सुपरमैन बना दिए थे। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग वो सुपरमैन बनाओ जो महाराष्ट्र के मुसलमानों के मसले सॉल्व करने वाला बने। वो जिम्मेदारी आप लोग उठाना है। बहुत सी बातें हैं, लेकिन वक्त हो चुका है। जैसे मैंने बताया 10 मिनट थोड़ा ज्यादा हुए। मैं पुलिस प्रशासन से भी चाहता हूँ कि आप कोऑपरेट करें। बहुत
दिनों बाद मौका मिलता है और वक्त का, जैसे मैंने बताया कि हम लोग नियमों का पालन करने वाले, मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, ये इलेक्शन सिर्फ सीट जीतने के इलेक्शन नहीं है, सियासी, समाजी, गुलामगिरी से आजादी पाने की ये इलेक्शन है या ये लड़ाई है। इस स्टेज पे तशरीफ फरमा रियासती सदर अजहर तांबुली साहब, जिला सदर मजहर साहब, स्टेट कमेटी के हमारे जिम्मेदारान अब्दुल्ला खान साहब, मुश्ताक महाज साहब और तमाम हमारे जिम्मेदारान, पार्टी के लीडर्स, कैडर्स, मेंबर और मालेगांव शहर के दानिशवरान, कौम व मिल्लत का दर्द रखने वाले आप तमाम लोगों का मैं इस्तकबाल करते हुए आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये जलसा, जिसका पैगाम वाज़े तौर पर, खुले तौर पर आप सब लोगों को समझ में आ चुका है कि ये जलसा आने वाले वक्त में जो लोकल बॉडी इलेक्शन, महानगर पालिका के इलेक्शन पूरे महाराष्ट्र के अंदर होने जा रहे हैं, उसको लेकर जिस तरह पूरी सियासी पार्टियां तैयारियां कर रही है, उसी तरह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई भी महाराष्ट्र के अंदर एक सियासी मुतबादिल के तौर पर अपने आप को मजबूत करने के अंदर लगी। और 2009 से, जब से ये पार्टी बनी, बनने के बाद पूरे मुल्क में जिस तरह से एक पार्टी का नेटवर्क बनाने के अंदर ये पार्टी कामयाब हुई और आज भारत के 15 रियासतों के अंदर ये पार्टी सरगर्म। लोग आपको कहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मेंबरान जुड़ते हैं, जो कैडर्स हमारे जो है तो पार्टी के साथ जुड़ते हैं, आप सब लोग भी अच्छी तरह वाकिफ है और महाराष्ट्र की आवाम भी धीरे धीरे ये समझ रही है कि एसडीपीआई के साथ में जो लोग जुड़ते हैं, ये लोग अपने जज्बात को लेकर, अपने एहसासात को लेकर और अपने दिल की एक आवाज समझकर जो है तो एसडीपीआई से जुड़ रहे हैं। उसमें हमारी मुखालिफ पार्टियां या फिर एसडीपीआई की मुखालिफत करने वाले लोगों को बहुत हसद और जलन भी होती है। वो बोलते हैं, भाई एसडीपीआई को आप ऐसे बता रहे हो जैसे जो है तो ये कोई नया दीन है या कोई जो है तो आसमान से उतरा हुआ अल्लाह का कलाम है। नऊज़ुबिल्लाह, हमने कभी ऐसा दावा नहीं किया और इंशाल्लाह आगे भी कभी नहीं करेंगे। लेकिन एक दावा हम करते हैं, वो दावा यहाँ मौजूद सभी हमारे लोग पूरे शहर के अंदर जाकर पूरे एतमाद के साथ में, पूरे कुव्वत के साथ में, पूरे भरोसे के साथ में डंके की चोट पर आप ये दावा करना है। क्या करना है कि भाई हम ना कोई दीन लाए हैं, ना कोई इस्लाम लाए हैं, ना एक अल्लाह का कलाम लाए हैं। हाँ, हम लाए हैं, एक मकसद लेके आए और वो मकसद भारत की किसी पार्टी के अंदर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मकसद सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई का है। क्या मकसद है? मकसद है इस मुल्क को इंसाफ के बुनियाद पर दोबारा तामीर करना। क्या मकसद है? इस मुल्क में रहने वाला हर एक बाशिंदा बराबरी के साथ, मुकम्मल आजादी के साथ जो है तो अपने हक का दावा करना। क्या मकसद है? हमारे मुजाहिद
जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, जान माल सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो हमारे बुजुर्ग जो मुजाहिद आजादी है, उनके जो ख्वाब है, उनकी जो आरज़ू थी, उनकी जो तमन्ना थी, वो आरज़ुओं का भारत को जो है तो दोबारा तामीर करना। जिम्मेदारी किसकी? वो जिम्मेदारी को बेदार कराना। किसकी जिम्मेदारी है ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनको कहा गया है कुंतुम खैर उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की नफारिसानी के लिए निकाले गए हो। हम पहुंचाएंगे लोगों को फायदा, हम पहुंचाएंगे लोगों को, हमसे जो है तो फायदा पहुंचाएंगे। हम जो है तो अमन सुकून चैन की हवा को जो है तो फैलाएंगे पूरे मुल्क के अंदर। कल दिल्ली के अंदर बम धमाका हुआ 2 दिन पहले। एसडीपीआई को अच्छी तरह समझिए और क्यों पूरे मुल्क के अंदर एसडीपीआई को मजबूत करना है, उसको अच्छी तरह समझना है। एसडीपीआई का अभी जैसे जैसे काम बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा तजुर्बा है, हमारा सामने जो हालात है, वो हालात की बुनियाद पे हम आपको बताते हैं। आपके शहर के अंदर अच्छे अच्छे लोग, समझदार लोग, जिनके सामने जो है तो अलग अलग जो है तो जिम्मेदारियां है, जिनको जो है तो बाशऊर कहा जाता है, जिनको समझदार कहा जाता है, वैसे लोग कहेंगे एसडीपीआई के पीछे क्यों वोट बर्बाद कर रहे हो। एसडीपीआई को मजबूत करने या उनको वोट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। ये पार्टी को कौन पहचानते हैं, ये पार्टी से क्या होने वाला, ये सब कुछ बहुत जल्द शुरू होने वाला है, बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अरे भाई, बिहार के अंदर पूरा देश का मुसलमान, पूरे मुल्क के मुसलमान ने जो है तो आंखों से देखा कि अलग अलग पार्टियां, चाहे वो जनता दल की पार्टियां हो, कांग्रेस की पार्टी हो, एआईएमआईएम हो, समाजवादी पार्टियां हो, वो पार्टियों के हमारे अपने समाज के लोग, मुसलमान लोग, अपने आप को समझदार मुसलमान लोग कहने वाले लोग स्टेज के ऊपर जाकर इंतशार का ऐसा मिसाल कायम करे उन्होंने, जिसको देखकर, उनकी तकरीरें सुनकर हमको शर्म महसूस हो रही थी कि ये मुसलमान है जो एक दूसरे को जलील करने के वास्ते किस हद तक गिर रहे हैं, वो हम सब ने आंखों से देखा। लेकिन जैसे ही एसडीपीआई आएंगी, वहां कोई समझदार लोग नहीं आगे आए, कोई जिम्मेदार लोग आगे नहीं आए, वो बताने के लिए नहीं आए कि भाई इलेक्शन 4 दिन का होता है। कितने दिन का? 4 दिन का इलेक्शन होता है। ये भारत में हमारी ये उम्मत जख्मों से तार तार है। ये उम्मत आज जो है तो अपनी पसमानदगी के इंतहा पर पहुंच चुकी है। ये उम्मत हॉस्पिटल के बेड के आईसीयू के ऊपर पड़ी हुई उम्मत है। इसके रुसवाई के चिरागा कब तक करेंगे? कब तक इसके चिरागा करेंगे रुसवाई के? कोई रुसवाई के इसके चिरागा करने के लिए रोकने वाला कोई नहीं था। हम एसडीपीआई वाले हैं, हम एसडीपीआई वाले हैं। इंशाअल्लाह मर जाएंगे, ईमान का सौदा न करेंगे और कभी भी उम्मत की रुसवाइयों पे चुरागा न करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे दिल के अंदर दर्द है और इसको जो हम करके बताएंगे। इतना शऊर रखने वाले, इतना सोच रखने वाले, ऐसा विजन रखने वाले हम लोग हैं। दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, बार बार हम बोलते आ रहे हैं, हमारे जिम्मेदारान बोलते आ रहे हैं कि मुसलमानों का इस्लाम से, दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बावजूद शरपसंद लोग या शरपसंदी के ऊपर उतर आए हैं।
फिर मुसलमानों और इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। पूरा गोदी मीडिया इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम करने पर उतर आया है। मुस्लिम समाज, मुसलमानों के ऊपर जब ये नफरत फैलाया जाता है, आप बोल दीजिए ये 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, बताइए कौन से पार्टी के लोग हैं, कौन से पार्टी के जिम्मेदारान हैं जो आगे आके कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को जो है तो ये इस्लाम को ऐसे बदनाम मत करो। 20 करोड़ भारत के मुसलमान हैं। ये भारत के मुसलमानों ने कभी आतंकवाद का साथ नहीं दिया है, हमेशा आतंकवाद का विरोध किया है। ऐसा बोलने के लिए कौन से पार्टी वाले आगे आए, बताइए। हमारे असल मसले कौन से हैं? कौन से असल मसले हैं जो हमारी नस्लों के मुस्तकबिल से जुड़े हुए हमारे मसाइल? सोच के देखिए, जब हमारे ऊपर ये थप्पा लगाने की कोशिश कर दी जाएंगी कि मुसलमान इस देश के गद्दार है, मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान आतंकवादी है, ये थप्पे अगर हमारे ऊपर लग जाएंगे तो हमारी आने वाले नस्लों का मुस्तकबिल क्या होगा, आप बताओ क्या होगा? कौन इसके बारे में फिक्र कर रहा है? कैसे हम अजाने देंगे इस मुल्क के अंदर, कैसे हम सजदे करेंगे इस मुल्क के अंदर, कैसे हमारी माँ बहनें हिजाब के साथ बाहिजाब जिंदगी गुजारेंगी, ये कैसे होगा आगे चलकर? कौन इसके ऊपर फिक्र करने वाले? बिहार के इलेक्शन के अंदर बताओ, ये मुद्दे के ऊपर कौन इलेक्शन लड़ा? एक दूसरे को दलील करने के ऊपर लगे वो लोग, एक दूसरे को नीचा दिखाने के ऊपर लगे सब लोग। उम्मत की रुसवाइयों का किसको फिक्र है? फिर आएंगी, उंगलियां उठेंगी तो एसडीपीआई वालों पे उठेंगी, दबाया जाएगा तो एसडीपीआई वालों को दबाया जाएगा, रोका जाएगा तो एसडीपीआई वालों को रोका जाएगा। एसडीपीआई एक शूरा के साथ चलने वाली पार्टी है। ये शूरा के अंदर हमारा सबसे पहला जो एजेंडा रहता, वो एजेंडा ये है कि ये उम्मत के जो मसाइल है, ये उम्मत के मसाइल में ईमानदारी के साथ में नुमाइंदगी करना, ये हमारा सबसे पहला एजेंडा होता है। उसके बाद हम पार्टी का सोचते हैं, उसके बाद हम दूसरी चीजों का सोचते हैं। कल ये जो बम ब्लास्ट हुआ, मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ जो नाम जो है तो बदनाम करने का खेल खेला जा रहा है, ये खेल को सबसे पहले किसने अगर जवाब दिया भारत में, वो जवाब देने वालों का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। कल हमने औरंगाबाद से जवाब दिया, आज मैं फिर जो है तो मालेगांव से वो जवाब को दोहराता हूँ। वो सुनो, वो क्या जवाब है? वो जवाब ये है, यकीनन भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, यकीनन हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, यकीनन मुसलमानों की शनाख्त को मिटाने की कोशिश हो रही है, यकीनन मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जा रहा है, यकीनन बाबरी मस्जिद की शहादत जैसे वाकया इस भारत के अंदर हुआ, यकीनन गुजरात जैसा दंगा भारत के अंदर हुआ। ये जुल्म और सितम अभी भी कम नहीं हुए, ऐसे जुल्म और सितम लगातार हो रहे हैं। लेकिन भारत के मुसलमानों का अटल फैसला है। वो फैसला क्या है? इंशाअल्लाह ये फैसले पे हम मजबूती से कायम है कि ये सारे मसाइल, जितने भी ये सारे मसाइल है, ये मसाइल का मुकाबला हम खुद करेंगे इंशाअल्लाह। हमको भारत के बाहर कोई लोगों का सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और खास तौर पे ये हरामखोर पाकिस्तान, उसका तो सपोर्ट बिल्कुल नहीं होगा। ये जब से बना पाकिस्तान, जब से लेके आज तक सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया इसने। ये चाइना का गुलाम है। ये भारत के लिए इसके पास जोर आता, लेकिन जब फलस्तीन के अंदर हजारों मासूम बच्चों को जो है तो शहीद किया जाता, ये लश्कर बोलने वाले और कौन से आतंकवादी संगठन है, ये कहां मर जाते,
फलस्तीन के मुसलमानों के लिए क्यों नहीं उनका दर्द, दिल दर्द करता उनका। तो ये पूरे जो खुद को मुस्लिम ममालिक कहते हैं, ये सारे के सारे बदमाश लोग, इन्होंने फलस्तीन के अंदर कत्ल गारतगिरी करी। ये फलस्तीन के जिम्मेदार है, ये फलस्तीन के कातिल है ये लोग। ये कातिल हम भारत वालों को बचा सकते हैं, ये लोग हमको बचाएंगे ये लोग? कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमारा अटल फैसला है, भारत के मुसलमान, हम हमारा मुकाबला हम खुद करेंगे इंशाअल्लाह। हम अपने अंदर वो कैपेसिटी पैदा करेंगे, वो ताकत हम पैदा करेंगे, हम रात दिन एक करेंगे, हमारी सलाहियतें लगा देंगे, हमारा वक्त कुर्बान कर देंगे। एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा इंशाअल्लाह, यहाँ के फैसले हम करेंगे इंशाअल्लाह। ये दिन आएगा, वो कैसे आएगा? हमारी कुर्बानियों के साथ आएगा, हमारी जद्दोजहद के साथ आएगा। हमको बाहर का किसी का सपोर्ट। दूसरा और एक हमारा अटल फैसला है, ये भी समझ लेना अच्छी तरह, हम ये जुल्म का जवाब इंशाअल्लाह कभी भी दहशतगर्दी से नहीं देंगे। दहशतगर्दी कोई मसले का हल नहीं है। दहशतगर्दी सिर्फ दरिंदगी और शैतानियत है। ये दरिंदगी और शैतानियत की हम सख्त मजम्मत करते रहेंगे। ये शैतानियत को कभी हम जो है तो इसका सपोर्ट नहीं करेंगे, इसकी मुखालिफत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हम कौन सा तरीका अपनाएंगे? हमारे मसाइल को निपटने के वास्ते हम संविधान का, लोकतंत्र का, जमहूरियत का जो है तो रास्ता अपनाएंगे। और हमको यकीन है कि ये रास्ते से हम हमारे मसाइल का हल ढूंढ लेंगे। ये यकीन है हमको, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। हमको इसके अंदर एहसास कमतरी भी नहीं है, कोई झिझक भी नहीं है हमको। क्यों? क्योंकि हमारे मुजाहिद आजादी जिन्होंने भारत को आजाद कराया, उन्होंने हमको ये तरीका दे के और करके बताया। वही तरीके से हम दोबारा इस देश के अंदर मजलूमों के हुकूक भी देंगे और इंसाफ का एक निजाम भी कायम करेंगे। हमको किसी और जो है तो लोगों की जो है तो जरूरत नहीं। ऐसी सोच और फिक्र रखने वाली है। अभी आपको कल के दिन बोलेंगे कि भाई वो एसडीपीआई तो बहुत अच्छी पार्टी, क्या है बोलेंगे वो लोग? बहुत अच्छी पार्टी। कुछ दीनदार किस्म के लोग हैं, कुछ दीनदार किस्म के लोग क्या बोलते हैं? एसडीपीआई भाई, हाँ मुसाफा करेंगे, गल्ले मिलेंगे, मुसाफा करके गल्ले मिलने के बाद क्या बोलेंगे वो? एसडीपीआई वाकई में बहुत अच्छी पार्टी है यार, तुम असल लोग काम कर रहे, तुम्हारी कुर्बानियों को सलाम है, हम दुआएं करते आपके वास्ते। क्या बोलते वो? हम दुआएं करते। मिलते हमको ऐसे लोग, कुछ और दीनदार किस्म के लोग मिलते। वो दीनदार किस्म के लोग क्या बोलते? भाई तुमको यकीन मानो, तुमको मालूम नहीं है हम क्या करते। हम एसडीपीआई के वास्ते तहज्जुद में दुआ करते, हम उम्रे में गए, हम हज के अंदर गए, खाने काबा का गिलाफ पकड़ के जो है तो एसडीपीआई वालों को दुआ करे, ए अल्लाह इनको मजबूत कर दे, ए अल्लाह उनको उठा ले। ऐसी दुआएं हम तहज्जुद के अंदर करते, उम्रे के अंदर करते, हज के अंदर करते। हम इतना सपोर्ट आप लोगों को करते। लेकिन जैसे ही इलेक्शन सामने आएगा, कुछ लोग मीटिंगें करेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे? मीटिंगें करेंगे। वो मीटिंग में कौन होगा? वो बोलते वोट किसको डालने का, किसको नहीं डालने का, इसका फैसला हम कर रहे। बहुत अच्छी बात, अल्लाह आपको बेहतर इसका बदला देंगे। तुमने उम्मत का दर्द लेकर कुछ बैठे, हमारी दुआ है आपके साथ। तो वो लोग बैठेंगे। वो मीटिंग के अंदर कौन लोग आएंगे? बोले रिटायर्ड ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर। कौन है? रिटायर्ड ऑफिसर। नहीं तो डॉक्टर साहब है, नहीं तो इंजीनियर है, नहीं तो उलमा इकराम है। हमारे उलमा इकराम, उन्होंने फैसला करेंगे। इलेक्शन के 1 महीने पहले, 15 दिन पहले उनको
फिक्र हो गई। वो फिक्र में किससे राय मशवरा किया जा रहा है? हमारे उलमा इकराम ने हमको एक फॉर्मूला दिया, मालूम है? एक फॉर्मूला दिया हमारे उलमा इकराम। क्या बोले? अगर दीन का कोई भी मसला हो, दीन का कोई भी मसला हो, तो सिर्फ उलमा इकराम से पूछना, जो मदारिस से फारिग है उनसे पूछना। ये फॉर्मूला उन्होंने दिए। और बोले सेहत के बारे में किसी से पूछना, बीमारी के बारे में किससे पूछना? तो बोले डॉक्टर से पूछना है। बोले बिल्कुल सही। सियासत के बारे में कौन राय देगा? सियासत के बारे में कौन राय देगा? रिटायर्ड ऑफिसर। कौन देंगे? रिटायर। उन्होंने जो है तो गवर्नमेंट के ऑफिस में थे, पूरी जिंदगी उन्होंने डाले। वो ऑफिस के अंदर जब दरवाजे के अंदर अस्सलाम वालेकुम बोल के हम जाए ना, तो उन्होंने वालेकुम सलाम नहीं बोलते थे, वो डरते थे वालेकुम सलाम बोलने के वास्ते। कुछ लोग होंगे, लेकिन हमारे तजुर्बे में ऐसे लोग आए, उनको सलाम करे तो वालेकुम सलाम नहीं बोलते लोग। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट में है, ऑफिसर में है, तो क्या होता है, उनको शर्म महसूस होती, नौजुबिल्ला, या डर है, अपने को नहीं मालूम। लेकिन अब रिटायर होने के बाद क्या करेंगे उन्होंने? रिटायर होने के बाद क्या करेंगे? एक डॉक्टर साहब है, कि बार सर दुखा, पैर दुखा, हाथ दुखा, नाक दुखी, हाथ दुखा। भाई किसी को बुरा लग रहा होगा, मैं आखिरी में कंक्लूजन में जाऊंगा, वो बात खत्म हो जाएगी, आप समझ जाएंगे मेरा नुक्ता क्या है। तो जिंदगी भर सर दुखा, बुखार दुखा बोल के चिट्ठी लिखे। इलेक्शन के 1 महीने पहले वो क्या दवाखाना छोड़ के बाहर निकल के बोल रहे इसको वोट डालो, इसको मत डालो। हमारे उलमा इकराम, मैं खुद हमारे उलमा इकराम से बात किया, कई उलमा इकराम से। हमारे एक उलमा इकराम ने मेरे को बहुत खुले तौर पर उन्होंने बताया, खुले तौर पर उन्होंने क्या बोले मेरे को? उन्होंने साफ बोले, भाई एमएलए और एमपी में मेरे को फर्क नहीं मालूम, मैं क्या सियासत के बारे में राय दूं। क्या बोल रहा हूँ उलमा इकराम? मैंने ऐसा अपना तजुर्बा एक मुफ्ती साहब से पूछा, उन्होंने जो है तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने साफ अल्फाजों में हक बयानी करी। क्या बोले उन्होंने? एमएलए एमपी में फर्क नहीं मालूम, भैया मैं क्या बोलूं सियासत के बारे में? कौन सियासत के बारे में आपको जो है तो राय दे सकता सही? जो सियासत के अंदर मुखलिस होकर रात दिन सियासत के अंदर लगा रहा, अपनी सलाहियतें लगा रहा, वो सियासत के बारे में सही राय दे सकता। क्यों? उसके पीछे वजह है भाई, जो पर्दे पे चलती वो सियासत नहीं है भारत में। वो सियासत, असल सियासत का सिर्फ 10% होता है। जो पर्दे के पीछे चलता है वो असल सियासत है। शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे के बीच में क्या चल रहा? अजीत पवार और फडणवीस की क्या गठजोड़ है? शरद पवार साहब के पॉलिसी आगे चल के क्या क्या वो लोग करने वाले हैं, ये तय करते हैं पीछे की चीजें। ये पीछे की चीजें तय करती है, इसलिए पर्दे के पीछे कौन समझ सकता अच्छी तरीके से जो मैदान के अंदर है। लेकिन जरूर मैं एक बात बोलता हूँ, मैं भी एक सियासी आदमी हूँ, लेकिन याद रखो भाई, सियासी आदमी पे आग बूझकर भरोसा नहीं करना, ये हक बात है, बिल्कुल हक बात है। सियासी आदमी पर आग पे पट्टी बांध के भरोसा नहीं करना, ये भी हक बात है। उसको अगर देखना है तो उसका इखलास देख लो आप, उसका इखलास देख लो आप, वो हराम नहीं खाता क्या देख लो आप, वो कौम के साथ गद्दारी नहीं करेगा क्या देख लो आप। ये चीजें हैं भाई। आखिरी बात में एग्जाम्पल दे के बात को खत्म करता हूँ। नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर है क्या नहीं है? मालेगांव की आवाम पहचानते ना नरेंद्र मोदी को? हाँ, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए क्योंकि उन्होंने रिटायर आईएएस ऑफिसर है। कौन है उन्होंने? नरेंद्र मोदी कौन है? रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। और अमित शाह कौन है? देश के सबसे बड़े डॉक्टर। कौन है उन्होंने? देश के सबसे बड़े डॉक्टर। और राजनाथ सिंह बेहतरीन इंजीनियर।
कौन है ना? इसलिए उन्होंने अपनी कौम को इसके ऊपर लेके गए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है, एक बेहतरीन सियासतदान है वो लोग। कौन है वो? बेहतरीन सियासतदान है जो अपनी कौम के साथ ईमानदार है, अपने हिंदुत्व के जो एजेंडा उन्होंने रखे वो एजेंडा के साथ वो ईमानदार है। इसलिए आज जो है तो वो भारत पे राज कर रहे हैं। हमारे अंदर बेहतरीन सियासतदान पैदा करना पड़ेगा। मांडोली करने वाले, मक्कारी करने वाले और हमको गुलाम बनाकर बांध के रखने वाले, हमारा राय सुनने वाले नहीं, हमारा मशवरा लेने वाले नहीं, ऐसे सियासतदान ये तुम्हारे इज्जत, आबरू, आपका विकार, आपका इस्लाम, आपकी मस्जिद, आपकी दरगाह, इसको बचाना तो छोड़ दो मेरे भाई। इन्होंने अगर आपको सड़क का, नाली का, चंबर का सुकून अगर दिला के दे दिए तो हम सियासत छोड़ देंगे इंशाल्लाह। नाली का सुकून दिला के बताओ इनको। हमारा औरंगाबाद ऐसा है, मस्जिदों के सामने से चंबर फूटते हुए, गंदा नाली का पानी कहाँ से निकलता? कहाँ से निकलता? आपका मालेगांव में मुखलिस लोग होंगे भाई, महीने के महीने 40 ये 4 महीने जमात में लगा के फिर सियासत में आने वाले ऐसे मुखलिस ईमानदार लोग होंगे तो शायद मालेगांव सिंगापुर बन गया होगा। फिर एसडीपीआई का इधर कुछ काम नहीं, एसडीपीआई का फिर इधर कुछ काम नहीं है, क्योंकि यहाँ के सियासतदान रोज तहज्जुद भी पढ़ते हैं माशाल्लाह से, उनको आखिरत का खौफ भी है, ईमानदारी भी है उनके दिल के अंदर। इसलिए जो है तो वो यहाँ मालेगांव की रोड भी एकदम सिंगापुर जैसी बना दी है। गटर का कभी मसला ही नहीं आता इधर, इसका मसला ही कभी नहीं आता। ऐसा अगर है तो यकीनी तौर पर फिर आप उनके पीछे जाइए, एसडीपीआई की इधर जरूरत है। अगर ऐसा नहीं है, एक कॉर्पोरेटर है और एसडीपीआई का बेंगलुरु के अंदर, गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, मुजाहिद पाशा नाम है उनका, एसडीपीआई कॉर्पोरेटर है। उनका 5 साल देखिए, वो 5 साल एक एमएलए ने उतना काम नहीं किया, हमारे एसडीपीआई के मुजाहिद पाशा ने उससे बढ़कर काम करके बताया है। एसडीपीआई को आप सर्च करिए इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं अपनी बात आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जरिए के एक तरबियती नशिस्तों का इनेकाद किया गया है। ये शहर की पहली और सबसे मुनफरिद नशिस्त है। इसको शहरी सतह पर करने का हमारा अपना मकसद आने वाले कारपोरेशन में हमारी अपनी पॉलिसी को वाज़ेह करना है। लेकिन मुझे भी आज आपसे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करनी थी, क्योंकि हमारे अपने दरमियान में हमारे अपने रियासती सदर मौजूद है और रियासत महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद है। वक्त और मौका नहीं है आपसे बात करने का, वक्तों की कमी है, इसलिए मैं अपना वक्त दोनों आए हुए मेहमानान को देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनकी बातों को बगौर सुनेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। शहर मालेगांव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की जानिब से कार्यकर्ता मेड़ावा रखा गया है। आप तमाम लोग इस बात से बाखूबी वाकिफ है कि ये मेड़ावा रखने का मकसद क्या है। जैसे कि शहर में सियासी माहौल गर्म है, शहर की वो तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से आवाम के बीच जाकर के अपनी बात रख रही है। मैं यहाँ आए हुए तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि आप अपने दिल में एक जगह बना लें कि आप यहाँ से जो बातें लेकर के जाएंगे, ये बातों को यहाँ से सुनकर जाने के बाद आपको भूलना नहीं है, आप अपने दिल में जगह बना लें। क्योंकि हम बहुत सीरियस और बहुत अहम मौजू के ऊपर आज हमने एसडीपीआई ने ये प्रोग्राम रखा है। शहर के सियासी हालात से आप बाखूबी वाकिफ है। अब मालेगांव शहर में शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद
मालेगांव शहर में अब कोई सियासी लीडर नहीं है। यहां पर जो लोग सियासत कर रहे हैं ये वो तमाम लोग हैं जो सियासी बिजनेसमैन है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को महसूस किया कि अब मालेगांव शहर को सही सिमत में सियासत की तरफ ले जाना है। और ये काम एसडीपीआई के ये नौजवान करने वाले हैं। एसडीपीआई की बुनियाद जब इस शहर में रखी गई तो यूं ही नहीं रखी गई, बहुत सोच समझकर, बहुत दानिशमंदों के साथ बैठकर मशवरे के बाद एसडीपीआई का झंडा यहां लहराया गया। अब यहां बैठे हुए कई लोगों के लिए एसडीपीआई का नाम नया होगा, एसडीपीआई का झंडा नया होगा। कई लोगों ने इस झंडे को देखा नहीं होगा। हिंदुस्तान के अंदर 3000 से ज्यादा पार्टियां रजिस्टर है। एसडीपीआई नेशनल लेवल की रजिस्टर पार्टी है। एसडीपीआई हिंदुस्तान की किसी भी सियासी जमात ने, किसी भी सियासी पार्टी ने ये नारा नहीं दिया जो नारा हमारा है, भूख से आजादी, खौफ से आजादी। एसडीपीआई का नारा है हर मजलूम हमारा है। इन 9-10 सालों के अंदर एसडीपीआई ने जो अपने कदम को पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजबूती के साथ जमाया है वो इतनी आसानी से नहीं जमाया। हमारे दानिश्वरों ने, हमारे लीडरों ने, हमारे बड़ों ने बहुत जद्दोजहद के साथ, बहुत कुर्बानियों के साथ एसडीपीआई के झंडे को लेकर के हम चल रहे हैं। आज जिस ढंग से, जिस तरीके से हिंदुस्तान की सियासत चल रही है, संविधान को खत्म करने की बात होती है। कोई भी सियासी सेकुलर पार्टियों के लीडरों के अंदर वो जुर्रत नहीं है कि वो जाकर के बीजेपी हुकूमत की मुखालफत करे। डर है ईडी का, डर है एनआईए का, डर है इनके करप्शन और इनके भ्रष्टाचारों की, इनके भ्रष्टाचारी के ऊपर बीजेपी हुकूमत जो इनका गिरबान पकड़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई के पास कोई एमपी नहीं है, कोई एमएलए नहीं है। लोकल बॉडी के हमारे पास कारपोरेटर भी है, मेयर भी है, मगर जहां पर भी है वहां पर वो अपनी शनाख्त के साथ और कॉलर टाइट करके अपने सत्ता का राज ले रहे हैं और चुन के जाने के बाद वहां की आवाम को उसका पूरा पूरा फायदा दे रहे हैं। आने वाले वक्तों में हम वो सारी चीजें बड़े बोर्ड के साथ हम टीवी के ऊपर आप लोगों को हमारी कारकर्दगी बताने वाले हैं। अभी हमारे मेहमान आ चुके हैं, बहुत तफसील से आप लोगों को समझाने वाले हैं कि एसडीपीआई की जरूरत क्यों है। आप लोगों ने देखा आज इस शहर के अंदर जिस ढंग से सियासत चल रही है, होना तो यह चाहिए कि यहाँ की बुनियादी सहूलतों से मालेगांव की आवाम महरूम है। मालेगांव की आवाम को उनका हक नहीं मिल रहा है। बात कारपोरेशन के इलेक्शन की है। कारपोरेशन के इलेक्शन में हमने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाले हैं और हिंदुस्तान की कोई सियासी जमात इतनी जुर्रत के साथ नहीं बोलेंगी जितनी जुर्रत के साथ एसडीपीआई का कैडर, एसडीपीआई का मेंबर बोलता है। यहां पर जो लोग एसडीपीआई में जो लोग जुड़े हुए, एसडीपीआई से जो लोग लड़ रहे हैं, एसडीपीआई के साथ जो लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन नौजवानों को मैं सलूट मारता हूं, सलाम करता हूं कि ये जान भी अपना, माल भी अपना, वक्त भी अपना लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि सियासी माहौल के अंदर बदलाव आए, सियासत के अंदर चेंजिंग आए। मालेगांव शहर बुनियादी सहूलतों से महरूम है। कोई सियासी लीडर बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं बार बार एक जुमला कहता हूं कि मालेगांव शहर में अब कोई सियासी लीडर नहीं है, ये तमाम लोग सियासी बिजनेसमैन है। आपके सामने जन्म दाखिलों के मामले हैं, एसआईटी का मामला है। मालेगांव शहर में बुनियादी अच्छी तालीम से मालेगांव शहर की आवाम महरूम है। 1000 करोड़ का बजट रखने वाली कारपोरेशन, 1000 करोड़ का बजट रखने वाली मालेगांव महानगर पालिका
सही ढंग से एक महीना भी ऐसा कोई महीना नहीं गुजरता कि यहाँ की आवाम को रोजाना 1 दिन नागा 2 दिन नागा सही ढंग से अच्छा पानी मिले। करोड़ों रुपए का कचरे का टेंडर निकला, जगह जगह पर कचरों का अंबार, मच्छरों के फौज की बहुतान, हमारे मासूम बच्चों को मच्छर काट रहे हैं। वाडिया हॉस्पिटल, हारून अंसारी हॉस्पिटल के अंदर दवाओं का सही निजाम नहीं है। मैं समझता हूं कि यहाँ बैठे हुए तमाम मीडिया के लोगों को यह बात मालूम होगी कि जब हारून अंसारी हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे मशीन ला करके 2 साल का अरसा बीत गया था, बहुत 30 मार का लीडर है इस शहर के अंदर, किसी की जरूरत नहीं हुई मशीन चालू कराने की क्योंकि कमीशन नहीं मिल रहा था। अब्दुल्ला इंजीनियर, मुश्ताक महाज, मजहर इलियास, हमारे तमाम एसडीपीआई के लोगों ने जद्दोजहद करके उस मशीन को चालू करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह चालू है। और जब भी जहां पर भी हमारे कानों तक ये बात आती है कि हम उस तकलीफ को महसूस करते हैं तो हम बिना सोचे समझे उस मुद्दे के ऊपर काम करने के लिए लग जाते हैं। आज इस शहर में एसडीपीआई की जरूरत क्यों है, मैं मुख्तसर में आप लोगों के सामने बता देता हूं कि एसडीपीआई अगर आपके बीच आ रही है वोट मांगने के लिए, या हम जिन लोगों के लिए भी वोट मांगने के लिए आपके बीच आएंगे, तो हमने इस शहर के अंदर वो काम को अंजाम दिया है जो इस शहर के भामटे लीडरों ने नहीं दिया। मैं आप लोगों को बताता चलूं, 40 गांव से कल्याण जाने वाली बस के अंदर 40 गांव के वो मनियार चीचा, आप लोगों ने देखे होंगे, उनकी बहुत वीडियो वायरल हुई, जिनकी ट्रेन के अंदर मॉब लॉन्चिंग हुई। उस चीज को हमने देखा और हमारे अजहर भाई, हमारे सदर साहब एडवोकेट अजहर साहब का फोन आया अब्दुल्ला भाई को कि ये शख्स की भाषा और इनकी बोली से हमको ये लगता है कि ये खानदेश पट्टे के है। मैं अब्दुल्ला भाई उनके ऑफिस में बैठ के इस चीज को सुन रहे थे और महसूस कर रहे थे कि वाकई में ये कहीं ना कहीं हमारे नजदीक का मामला है। रात में 11 साढ़े 11 बजे का वक्त तो था। मैं थोड़ी सी तफसील में जाऊंगा क्योंकि हमने जो किया है ये आप लोगों तक जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए आप लोग ही वोट मांगने वाले हैं, हमारे लिए आप लोग घर घर जाने वाले हैं। आप लोगों के दिलो दिमाग में हमारी बातें होना चाहिए कि एसडीपीआई के लिए क्यों हम वोट मांग रहे हैं। 11:30 पौने 12 बजे का रात का वक्त था। उसी पीरियड के अंदर धुलिया की जमीयतुल उलमा का एक प्रेस नोट आता है कि वो बड़े मियाँ वो चीचा हयात है, जिंदा है, क्योंकि एक अफवाह फैल गई थी कि उनको मॉब लंचिंग में उनका इंतकाल हो गया। उसके अंदर उन बड़े मियाँ का, उन चीचा का मोबाइल नंबर था। उस मोबाइल नंबर पे हमने कांटेक्ट किया, मालूम पड़ा कि वो 40 गांव के हैं, कल्याण में वो जा गए थे। वहां से हमने मालूमात लेकर के उन जिन गुंडों ने, जिन फिरका परस्तों ने उस चीचा के साथ मारधाड़ की थी, जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम एसडीपीआई ने मालेगांव में बैठ करके कल्याण पुलिस स्टेशन में किया। सटाना के अंदर छोटा मोटा धंधा करने वाले, छोटा मोटा गाड़ी के ऊपर भंगार बेचने वाले, फ्रूट बेचने वालों को वहां के फिरका परस्त तकलीफ दे रहे थे। हम ही लोगों ने ताल्लुका पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट किया और वो मसले का हल निकाला। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कर रहे हैं। आप तमाम लोग ने देखा होगा तो वो बीजेपी का एक बोबड़ा, वो 3 महीना 13 में वो मालेगांव शहर के अंदर आता, उसके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, किरेट सुमैया इस शहर की नाक में दम करके रखा है उसने। हमने मौका दिया कि 1-1 लाख वोट लिए है दोनों ने, इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने और इस्लाम पार्टी ने। एक तरफ इस्लामी लिबादा है, एक तरफ नाम इस्लाम है, और इस शहर की उम्मत मुसलमान परेशान है, बोलने वाला कोई नहीं। हमने इनका इंतजार किया, 1 बार देखे, 2 बार देखे, 3 बार देखे, हमने समझ गए कि इनके पास नाम के गुंडे हैं।
इनके पास बहुत एक से एक 30 मार्क है, बहुत एक से एक सुरमा है। हमने इस चीज को महसूस किया कि इनके अंदर वो जुर्रत नहीं है कि ये बीजेपी के सरकार के सामने जाकर मुकाबला करें। हमने किरेट सुमैया का मुकाबला किया और गो बैक के नारे लगाए। ये एसडीपीआई के काम है। ऐसे अनेक बहुत सारे काम है। वक्त तो आएगा, हम सारी बातें बताएंगे। हमारे मेहमानों को, आप लोगों को सुनना है। मैं यहाँ पर अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज जाए। मैं बहुत ही मुख्तसर वक्त में अपनी बात आप लोगों के दरमियान रखना चाहूँगा कि आज मालेगांव शहर के अंदर जिस तरीके की सियासत हो रही है या जिस तरीके की बेमकसद सियासत हो रही है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करना और काम, डेवलपमेंट, तालीम, रोज़गार, इन सारे हकीकी मुद्दों से हट करके अपने ज़ाती झगड़ों में आवाम को उलझा करके शहर की सियासत हो रही है। अभी जल्द ही इलेक्शन आने वाला है। तमाम पार्टी के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो घूमते हैं, जिनका कोई जरिया रोजगार किसी को पता नहीं है, जल्द ही आपके दरमियान में आएंगे और 1000 करोड़ का बजट रखने वाली कारपोरेशन के जरिए वो सुनहरे ख्वाब आपको दिखाएंगे और आपका वोट लेकर फिर 5 साल के लिए गायब हो जाएंगे। मैं आज इस स्टेज के जरिए से आप तमाम लोगों को और इस मालेगांव शहर की आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये मकसद हमारा वाज़े करना चाहता हूँ कि आज फिरौनियत के इस दौर में, पैसे की रेल पेल वाले इलेक्शन के इस दौर में, अपनी जाती मफाद के साथ, फिरका परस्तों के साथ गठजोड़ करने वाले सियासी लीडरान के इस दौर में अगर हम मालेगांव शहर के अंदर अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त लगा करके शहर के अंदर सियासत कर रहे हैं, तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि जी हाँ, सियासत में अच्छे लोग होते हैं, नंबर 1। दूसरा ये कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कोई भी कैडर, कोई भी मेंबर या कोई भी वर्कर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अपना काम धंधा, अपना रोजगार ना करते हुए सिर्फ सियासत करता है। इस स्टेज पर मौजूद तमाम लोग या सामने बैठे हुए हमारे कैडर सब अपना काम धंधा करने के बाद, अपना रोजगार हासिल करने के बाद इस शहर की तरक्की के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए और पसमानदा तबकात के लिए, हमारी कौम की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं। हम ये पैगाम देना चाहते हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि अगर अखंड भारत पर राज करने वाला इकलौता हुक्मरां औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अगर पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करके टोपी सीकर अपना घर चला सकते थे, तो इतने अजीम हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर के नगर सेवक रहते हुए हम अपना रोजगार करके मालेगांव शहर की तरक्की और मालेगांव शहर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। यही हमारा पैगाम है। मालेगांव शहर के अंदर एक रिवाज बन गया है कि मालेगांव शहर के अंदर जो बरादरीवाद और खानदानी सियासत इस वक्त चल रही है कि अगर कोई खानवादा या सियासी खानवादा जो बरसों से इक्तदार के अंदर कहीं ना कहीं किसी पार्टियों के अंदर रहते हुए, कभी इसमें कभी उसमें, जब वो किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी के अंदर जाते हैं तो वो सियासी जमात तकरीबन खत्म हो जाती है। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक सोच है, किसी शख्स के आने से या किसी शख्स के जाने से सोच खत्म नहीं होती। पार्टी अपनी जगह मौजूद रहेगी। हम हो सकता है कि आज नहीं तो कल इस दुनिया से ही चले जाएंगे, मगर जो बीज मालेगांव शहर के अंदर हमने ईमानदाराना, तरक्की पसंद और ईमानदार सियासत का इस शहर के अंदर लगाया है, वो हमारे मरने की बाद भी इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा और इसका फल हमारी आने वाली नस्लों को मिलता रहेगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस प्रोग्राम के सदर
जनाब अब्दुल्ला इंजीनियर साहब, मालेगांव शहरी सदर ताज साहब, नासिक जिले सदर मजहर इलियास साहब और रियासती सदर हमारे अब्दुल अजीज लीडर एडवोकेट अजहर कंबोली साहब, रियासती जनरल सेक्रेटरी औरंगाबाद से तशरीफ लाए हमारे सैयद कलीम साहब और आप सभी सामीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज का ये प्रोग्राम हमारा इस मकसद के तहत रखा गया है कि हम हमारे वर्करों से, हमारे लीडरान के जरिए कुछ बातें आप लोगों के रूबरू रख कर शहर मालेगांव की आवाम को एकदम साफ सुथरा और शफाफ पैगाम देना चाहते हैं। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि मालेगांव शहर में अब तक महानगर पालिका में जितनी भी सियासी पार्टियों ने इक़्तिदार हासिल किया है, वो सभी पार्टी के लीडरान ने मालेगांव शहर की आवाम के मसले मसाइल पर कभी तवज्जो नहीं दी। आप जानते हैं अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम शुरू हुआ, किस तरह से पूरे शहर की आवाम परेशान रही। आप ये जानते हैं जहां जहां अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम हुआ वहां वहां पर शहरियान को हादसात का सामना करना पड़ा। आप ये भी जानते हैं इसमें मुख्तलिफ मकामात पर अमवात भी हुई, लोग गड्ढों में गिरकर मर गए। अंडरग्राउंड ड्रेनेज के ठेकेदार की लापरवाही की वजह से लोग हादसात का शिकार हुए, लोग जख्मी हो गए, जिंदगी भर के लिए माजूर हो गए। ये है तस्वीर का एक रुख, और तस्वीर का दूसरा रुख आपको पता है, नदी के उस पार भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम हुआ, नदी के उस पार भी गड्ढे खोदे गए, लेकिन हस्ब जरूरत जब कभी भी उनको जरूरत होती थी, जितनी जगह पर उनको वो पाइप डालना होता था, पाइप डालने के फौरन बाद गड्ढों को बंद कर दिया जाता था। आपने देखा नदी के उस पार जो काम हुआ, काम में शफाफियत, पारदर्शिता नजर आती है। काम में एक तरह से काम करने वाला एक जिम्मेदार नजर आता है। मेरा सवाल है आप लोगों से, ठेकेदार तो एक ही है, ये वही ठेकेदार है जो शहर के इस तरफ काम करता है, तो मुसलसल लापरवाही करता है, शहर के उस जानिब काम करता है तो इंतहाई तवज्जो के साथ काम करता है। ये फर्क क्यों? इसी तरह आप लोगों ने देखा मालेगांव शहर में पीने के पानी की तकलीफ, शहरियान को 15-15 दिनों तक पानी नहीं मिला। मालेगांव शहर के लीडरान, मालेगांव शहर के कायदीन कुछ नहीं कर सके। हमने देखा नए बस स्टैंड के पास फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे पाइप फूट जाने की वजह से तकरीबन 8 दिनों तक शहरियान को पानी नहीं मिल सका। दुरुस्ती और मरम्मत का काम चलता रहा, उसके फौरन बाद जैसे ही ये काम मुकम्मल हुआ, उसके फौरन बाद फिर से उसी के थोड़ा फासले पर ये पाइप फिर फूट गया। शहरियान को, माँ बहनों को 15-15 दिनों तक पीने के पानी से महरूम होना पड़ा। शहर के लीडरान खामोश, कारपोरेशन पर और इंतजामिया पर इनकी जरा भी पकड़ नहीं। हमने देखा जन्म दाखिले के मामले में शहर मालेगांव की ऐसी आवाम जो मराठी जुबान से नावाकिफ है, मराठी उनको आती नहीं है। जन्म दाखिले मामले में क्या हुआ? इन्होंने एजेंट के जरिए
जन्म दाखिले बना लिए और जन्म दाखिले बनाने के बाद किसी ने 2 जन्म दाखिले बनाए, किसी ने 3 जन्म दाखिले बनाए। एजेंट की लापरवाही की वजह से आज दर्जनों लोग जेल की सलाखों के पीछे बंद है। कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। एसआईटी का गठन हो गया और एसआईटी के गठन होने के बाद हमने देखा शहर मालेगांव की आवाम को किस तरह परेशान किया गया। कौन कायदीन है जो मालेगांव शहर की वो आवाम जो आज जेल की सलाखों के पीछे बंद है, उनको रिहाई के लिए मालेगांव शहर के नुमाइंदों ने क्या रोल अदा किया, क्या कारकर्दगी अदा की। हमने उस वक्त भी कहा था जब ये सरगर्मी शुरू हुई, जनवरी में एसआईटी का गठन हुआ, पूरा साल निकल गया, 11 महीने हो गए, लोग जेल की सलाखों के पीछे बंद है। हमने जब भी कहा था और अभी फिर से यही कह रहे हैं, जब तक कारपोरेशन का इलेक्शन शुरू नहीं होगा कोई भी लोग बाहर आने वाले नहीं। इनकी रिहाई के लिए कोई इकदाम किए जाने वाले नहीं है। हम देख रहे हैं कि एक ऐसा गुनाह, अगर किसी ने बोगस जन्म दाखिला सच में बना लिया है तो उसका गुनाह क्या है, उसका जुर्माना क्या है, उसकी सजा क्या है। तो मालेगांव शहर के लीडरान इस जानिब मुखलिसाना तौर पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। मालेगांव शहर के कायदीन आवाम को बेवकूफ समझते हैं, आवाम को बेवकूफ बनाकर ये सियासत करना चाहते हैं। इसीलिए आप लोगों के दरमियान हमारी ये पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एकदम साफ सुथरा पैगाम है। हम रुपये पैसों की रेल पेल पर इलेक्शन नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि आप अपने कायदीन को पहचाने, कौन आप लोगों के लिए मुखलिस है, आप उनको जाने, आप ये महसूस करें कि आपके दुख दर्द में कौन खड़ा हो सकता है। आप ये महसूस करें कि कौन कायदीन है जो आपके एक फोन पर आपके पास आ सकते हैं। आप ये महसूस करें कौन कायदीन है जो आपके दुख दर्द में शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही लोगों का साथ दे और सबसे बेहतर पार्टी हमारी पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। इसके कायदीन ये कोई सियासी बिजनेसमैन नहीं है, ये कोई सियासत को बतौर बिजनेस इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए मालेगांव शहर की आवाम हमें भी मौका दे। यही सारी बातें आप लोगों के साथ सामने रखने के लिए मैं यहाँ पर आया था। बहुत बहुत शुक्रिया।